ब्लैक कैट्स, जिसके कई स्टैब्लिश आउटलेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, मायामी, न्यूयॉर्क, लास वेगस, इन सभी जगह धूम मचाने के बाद अब इंडिया में भी एक्सपैंड कर रही है। ब्लैक कैट्स यूएसए बेस्ड फैशन अपीयरेंस कंपनी अब अपनी मेंसवेयर की कंप्लीट रेंज इंडिया में भी लॉन्च कर रही है। ब्लैक कैट्स बनता है परफेक्ट एंड स्टाइलिश मेंसवेयर जो बनते हैं बेहतरीन हाई क्वालिटी फैब्रिक से। जी हां, जानदार फैब्रिक और बेहतरीन रेंज, ये ब्लैक कैट्स ब्रांड की खास पहचान है। ब्लैक कैट्स कंपनी लेकर आ रही है इंडिया में मेंसवेयर एसेसरीज की पूरी रेंज, जैसे कि ब्लैक कैट्स शर्ट्स, ब्लैक कैट जीन्स, ब्लैक कैट्स फॉर्मल्स, ब्लैक कैट टीज, ब्लैक कैट्स जैकेट्स, ब्लैक कैट्स ब्लेजर्स, ब्लैक कैट्स वॉचेस, ब्लैक कैट्स शूज, ब्लैक कैट्स सनग्लासेस और भी बहुत कुछ। ब्लैक कैट्स की रेंज अब यूएसए या एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि इंडिया के हर शहर में उपलब्ध होगी। कंपनी अपने आउटलेट पूरे इंडिया में खोलने जा रही है, जिसमें मेंसवेयर की पूरी रेंज आपको भी मिल सकती है। जी हाँ, यूं तो बाजार में बिकने वाले हजारों ब्रांड्स हैं, लेकिन ब्लैक कैट्स की रेंज एक बेहतरीन रेंज है जो आपको देती है एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस का कॉम्बिनेशन। और जो एक बार ब्लैक कैट्स ब्रांड को यूज करते हैं वो कहलाते हैं द परफेक्ट मैन। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन पर अच्छा शोरूम है तो आप भी ब्लैक कैट्स की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव से स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर बात कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर एसएमएस भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.blackcats.in पे। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। जन लोकपाल बन गया केजरीवाल के जी का जंजाल, कानूनविदों ने कहा हमसे राय लेने के दावे सभी झूठे। आम आदमी पार्टी का पलटवार, बोली संविधान के अनुसार हो रहा है सारा काम।
आप हुई अब आम आदमी के खिलाफ। पार्टी कार्यकर्ताओं ने की लोगों से हाथापाई। विधायक से गंदे पानी की करने आए थे शिकायत। एक महिला ने कराया न्यू अशोकनगर थाने में। विधायक मनोज समेत 4 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज। मोदी के घर में घुसकर राहुल गांधी ने बोला हमला। कहा न मोदी पटेल के हैं न गरीबों के। आरएसएस की विचारधारा ने की थी गांधी की हत्या। मोदी ने भी जमकर दिए जवाब। सख्त कानून के बाद भी नहीं थम रही दरिंदगी। नॉर्थ ईस्ट की लड़की से दिल्ली में रेप, मुंबई में नाबालिग से गैंगरेप। और आईसीसी पर दिखेगा बीसीसीआई का असर। श्रीनिवासन बने आईसीसी के अगले चेयरमैन। आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर विवादों में रहे हैं श्रीनिवासन। तो खबरों की शुरुआत इस वक्त करेंगे सबसे बड़ी खबर से। केजरीवाल ने अन्ना हजारे से मुलाकात की है। दिल्ली में महाराष्ट्र सदन में यह मुलाकात हुई है। महाराष्ट्र सदन में अन्ना हजारे मौजूद हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने के लिए पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे से मुलाकात की। केजरीवाल महाराष्ट्र सदन पहुंचे, जहां पर अन्ना हजारे रुके हुए हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र सदन पहुंचे। केजरीवाल ने की अन्ना हजारे से मुलाकात। महाराष्ट्र सदन में अन्ना हजारे रुके हुए हैं और अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र सदन पहुंचे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने अन्ना हजारे से मुलाकात की। यह मुलाकात बेहद अहम इसलिए हो सकती है क्योंकि जब से वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं और जब से राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद राजनीति में कूदे हैं, उसके बाद केजरीवाल की बमुश्किल मुलाकात हुई है अन्ना हजारे से। और अन्ना हजारे केजरीवाल के बीच जिस तरह के विवाद की खबरें आती रही, अन्ना हजारे का खत अरविंद केजरीवाल को मिला। अन्ना हजारे ने कई तरह के सवाल भी उठाए। पिछले जो आंदोलन हुए थे उसमें इकट्ठा पैसों को लेकर के, उसके बाद यह माना जा रहा था कि दोनों के बीच कहीं ना कहीं तनातनी और टकराव भी है। हालांकि यह मुलाकात किस सिलसिले में हुई है, किस मकसद के साथ हुई है, ये एक सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात है या फिर किसी और खास मुद्दों के साथ वो मिलने के लिए अन्ना हजारे के पास पहुंचे हैं, ये तमाम जानकारी का भी फिलहाल इंतजार है। लेकिन ये खबर है कि महाराष्ट्र सदन में अन्ना हजारे रुके हुए हैं और उनसे मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे और अन्ना हजारे से मुलाकात की। संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ जुड़ चुकी है, ज्यादा जानकारी देंगी। प्रीत किरण, क्या पूरी खबर है अभी? देखिए राजीव, अन्ना हजारे से मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल गए थे महाराष्ट्र सदन में। कल बागपत में कोई प्रोग्राम है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल और उसके लिए अन्ना हजारे दिल्ली आए थे और इस मुलाकात के बीच अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे। उन्होंने सुबह ही समय ले लिया था अन्ना हजारे से कि मैं शाम को आपसे मिलने के लिए आऊंगा। और यहाँ जो है अन्ना हजारे ये मौजूद थे महाराष्ट्र सदन में। शाम को उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। ममता बनर्जी की काफी तारीफ की, उनका स्टाइल बहुत अच्छा है, चप्पल पहनती है। इसके अलावा जो है सिंपल साड़ी का चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद और पूरे शहर में घूमती है, लोगों की जनता से बातचीत करती है। हालांकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में बताया कि हमारे कुछ मंत्री हैं जिन्होंने ये कहा था कि हम गाड़ी का यूज नहीं करेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लेकिन बावजूद उसके बंगला लिया। उन्होंने सरकारी गाड़ी का उपयोग कर रहे। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कहीं ना कहीं कि वो अरविंद केजरीवाल से ये तो मुलाकात ना करे, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने के लिए पहुंचे। और अब जो है मीटिंग लगातार आधे घंटे चलने के बाद खत्म हो चुकी है। वो अब यहाँ से निकल चुके हैं महाराष्ट्र सदन से। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के बाद 9 बजे अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचे और 9:30 बजे जो है ये मीटिंग खत्म हो गई। जी, तो अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के बीच जो मुलाकात हुई उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई प्रीत किरण की? किस चीज को लेकर के बातचीत हुई या फिर ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी केवल? देखिए, जैसे भी अरविंद केजरीवाल ने लगातार कहा है कि अन्ना हजारे और उनके बीच में जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार मैंने अन्ना हजारे से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन जो भी उनका फोन पिक करता है वो जो है अन्ना हजारे से बातचीत नहीं करा पाते। लेकिन इस बार वो कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात करने में सक्सेसफुल रहे, सफल रहे। उनकी बातचीतों पर एक शिष्टाचार के तौर पे, जैसे कि वो गुरु हैं, शुरू से अन्ना मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, अरविंद केजरीवाल उनके सहयोगी रहे,
तो ऐसे एक जो वरिष्ठ होने के नाते, शिष्टाचार होने के नाते उनसे मुलाकात करने गए। अगर वो दिल्ली आए हैं तो अरविंद केजरीवाल का मिलना उनसे लाजमी था, बहुत जरूरत थी अरविंद केजरीवाल को उनके आशीर्वाद के सीएम बनने के बाद पहली बार मुलाकात की। बहुत शुक्रिया आपका प्रीत किनान इस तमाम जानकारी के लिए। अन्ना हजारे से मिलने पहुंचे अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली मुलाकात है अन्ना हजारे से। महाराष्ट्र सदन में रुके हुए हैं अन्ना हजारे और पहले से ही समय ले रखा था अरविंद केजरीवाल ने उनसे मुलाकात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी अब खुलकर आमने सामने आ गए हैं। दोनों एक दूसरे को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते और आज मौका था राहुल की मोदी के गढ़ में रैली का, जहां उन्होंने गिन गिन कर मोदी के विकास पर सवाल खड़े किए। तो मोदी ने असम के गुवाहाटी में रैली के दौरान कहा कि सरदार पटेल को कांग्रेस भूल गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी के गढ़ में हमला बोल दिया। पूरे शबाब में नजर आए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने मोदी के दावों की जमकर पोल खोली। राहुल ने सरदार पटेल पर मोदी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। मारा किसने? किस विचारधारा ने गांधी जी को मारा? इनकी विचारधारा ने गांधी जी को मारा। और गांधी जी की मृत्यु के बाद सरदार पटेल जी ने क्या कहा? आरएसएस को बैन करने का प्रस्ताव रखा। सरदार पटेल ने पूरी जिंदगी आरएसएस में रहे। सरदार पटेल ने कांग्रेस पार्टी में पूरी अपनी जिंदगी दी, गरीबों की लड़ाई लड़ी, पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी। उसके बारे में नहीं पढ़ा, उसके बारे में नहीं सोचा, अब मूर्ति बनाना चाहते हैं। मोदी भी कहां चूकने वाले थे। पूर्वोत्तर के दौरे पर गए मोदी ने झट से राहुल के हमले का जवाब दे दिया। आपके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल दल के नेता होंगे, हमारे लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के नेता है, दल के नहीं, देश के। आपके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राजनेता होंगे, हमारे लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्र नेता है, राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की विरासत है। 14वीं लोकसभा का चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा है, नेताओं का जोश भी बढ़ता जा रहा है और मुद्दे जो हों, पटेल की विरासत भी इस चुनाव का मुद्दा बनती जा रही है। इसी बहाने सही, कम से कम देश पटेल को याद तो कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अर्पणा दुबे, चैनल 1 न्यूज। और नरेंद्र मोदी भी आज अपने पूरे शबाब पर थे। उन्होंने कांग्रेस पर गिन गिन कर निशाने साधे। क्या कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने, सुनिए। हिंदुस्तान के बाहर ब्लैक मनी गया है ना, वो एक एक पाई हम वापस लाने वाले हैं। और ये ब्लैक मनी किसका है? सबको मालूम है ना किसका है? ये विदेशों में रुपए किसके हैं भाइयों? जरा जोर से बोलिए, किसके हैं? कांग्रेस के नेता इतने छोटे मन के हैं, और मन भी छोटा है सारे, उनकी सोच भी छोटी है, उनके सपने भी बहुत छोटे हैं, उनकी दृष्टि भी बहुत पास की है, दूर की नहीं। और इसी का नतीजा है कि जिन्हें आजादी के बाद कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद नहीं आई, उनको गोपीनाथ जी की याद कहां से आएगी? मत कीजिए भाइयों बहनों, 100 दिन का सवाल है, 100 दिन का। इनकी विदाई निश्चित है। देश की जनता ने
पार्टी बच नहीं सकती। विपुलता के बीच भी भाइयों बहनों, ये गरीबी आखरती है, पीड़ा देती है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष के भी तेवर तल्ख दिखाई दिए। उन्होंने भी बीजेपी और गुजरात सरकार को आड़े हाथों लिया। एक जहरीली विचारधारा है जो भारत की आत्मा को नष्ट कर देगा। अब पूरी जिंदगी ये आरएसएस में रहे। जो सरदार पटेल ने कहा, जो गांधी जी ने कहा, उसको ना ये समझते हैं, ना उसके बारे में उन्होंने पढ़ा है। मूर्ति बनाना चाहते हैं। गांधी जी को मारा किसने? किस विचारधारा ने गांधी जी को मारा? इनकी विचारधारा ने गांधी जी को मारा। और गांधी जी की मृत्यु के बाद सरदार पटेल जी ने क्या कहा? आरएसएस को बैन करने का प्रस्ताव रखा सरदार पटेल ने। पूरी जिंदगी ये आरएसएस में रहे। सरदार पटेल ने कांग्रेस पार्टी में पूरी अपनी जिंदगी दी, गरीबों की लड़ाई लड़ी, पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी। उसके बारे में नहीं पढ़ा, उसके बारे में नहीं सोचा। अब मूर्ति बनाना चाहते हैं। जो भी दिल में आता है, चाहे वो सच हो, झूठ हो, स्टेट से कह देंगे। कहते हैं भैया कांग्रेस पार्टी मुक्त भारत चाहते हैं। और मैंने एआईसीसी में कहा, कांग्रेस पार्टी एक संगठन नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक सोच है। और यही सोच, और इसी सोच के लिए भैया, इसी सोच के लिए सरदार पटेल जी ने अपनी पूरी जिंदगी दी, गांधी जी ने अपनी पूरी जिंदगी दी इसी सोच के लिए। और आप एक तरफ कहते हैं भैया इस सोच को मिटाना है, और दूसरी तरफ कहते हैं भैया मूर्ति बनाएंगे। पूरे देश में बीजेपी के लोग जाते हैं, पूरे देश में जाते हैं, भैया भ्रष्टाचार की बात करेंगे, भ्रष्टाचार है यहां, भ्रष्टाचार है यहां। गुजरात में इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है, कहीं नहीं दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी ने आपको आरटीआई दिया, पूरे देश में लागू है। 10 कमिश्नर होने चाहिए आरटीआई के, यहां कितने हैं? एक। और कब लगे? जब कोर्ट ने कहा भैया लगाओ। लोकपाल बिल है, किसने पास कराया? पार्लियामेंट हाउस में कांग्रेस पार्टी ने पास कराया। हमारी विचारधारा के बारे में कहते हैं भैया इसको खत्म करो, और फिर मूर्ति बनाना चाहते हैं। गुजरात की जनता ने काम किया और पूरा क्रेडिट ले जाते हैं कि भैया मैंने काम किया, मैंने काम किया। यहां गरीबों की सरकार की जरूरत है, आम आदमी की सरकार की जरूरत है। कैसे मिलेगा भैया बीपीएल कार्ड? कहां से मिलेगा बीपीएल कार्ड? यहां भैया हम गरीबी को मिटाने की बात करते हैं, ये गरीब को मिटाने की बात करते हैं। भैया देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मैंने बहुत बार सुना है। जो चाय बनाते हैं, नहीं सुनो, पूरा हिंदुस्तान कोई ना कोई काम करता है। कोई चाय बनाता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई खेती करता है, और सबकी इज्जत करनी है। चाय वाले की इज्जत करनी है, चाय वाले की इज्जत करनी है,
किसान की इज्जत करनी है, मजदूर की इज्जत करनी है, मगर जो उल्लू बनाता है उसकी इज्जत नहीं करनी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मुसलमान के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन उसके हाथों से कोई गुनाह ना हो, उसने कोई जुल्म न किया हो। जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो, वो और चाहे जो भी हो, अल्लाह की राह तो नहीं हो सकती। अब एम्बुलेंस सुविधा है एक फोन की दूरी पर। बीमारी परेशानी में 108 पर मिलाएं। समाजवादी एम्बुलेंस की सेवा किसी भी समय पाएं। अधिक जानकारी के लिए जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। कमिंग सून, सिर्फ चैनल 1 पर। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली के कल्याणपुरी में एक उद्घाटन समारोह में शिरकत करने पहुंचे दिल्ली ईस्ट के एमसीडी अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता से एमसीडी के विकास कार्यों के बारे में बातचीत की हमारे संवाददाता ने। एमसीडी के चुनाव हुए और शाहदरा जोन के कल्याणपुरी में एक कैंडिडेट थे जो राजकुमार ढिल्लों जी हैं, और जनता ने इनको बखूबी चुना और इन्होंने इस क्षेत्र का विकास भी किया। जैसे बीजेपी का कमल खिलता है, ठीक इसी तरह इस कल्याण क्षेत्र में विकास किया राजकुमार जी। आज हमने देखा कि यहाँ सार्वजनिक पार्क में लाइटें लगाई, इस विकास किया। और कितना विकास है इस क्षेत्र में, कितना आपने और किया है, कितना और करना बाकी है अभी? देखिए, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, क्षेत्र के लोगों ने अपना आशीर्वाद दे करके मुझे जिता करके भेजा है। उस समय पर यह पार्क, यह वार्ड बिल्कुल खंडर था। आते ही मैंने लोगों के आशीर्वाद से ही काम करना शुरू किया और इनके आशीर्वाद से आज 20 करोड़ के बजट से इस वार्ड का चहुमुखी विकास हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि ये वार्ड कमल के फूल की तरह खिले। अभी 15-20 दिनों में, ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिनों में इस पार्क में, जिसका अभी उद्घाटन किया है, कमल का फूल यहाँ पर खिलेगा। उसका उद्घाटन भी यहाँ पर होगा, आदरणीय कोहली जी करने आएंगे। और जब तक प्रत्येक पार्क में कमल का फूल नहीं खिल जाता, प्रत्येक पार्कों में फैंसी लाइटें नहीं लग जाती, प्रत्येक गलियों में फैंसी लाइटें नहीं लग जाती, पूरे रोड, पूरे ब्लॉक हमारे जब तक ठीक से नहीं हो जाते, वार्ड हमारे सुरक्षित नहीं हो जाता पूरी दृष्टि से, तब तक मैं विकास कार्यों में क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद लेकर के लगा रहूंगा। कोहली जी, आज आपने यहाँ पर उद्घाटन किया है। राजकुमार जी ने कहा कि 20 करोड़ का, 20 करोड़ के अलावा और कितना और विकास है इस क्षेत्र में? अगर ये तो थी पार्कों में लाइटों की बात, अगर बात करें हम सड़कों की या सीवर की, उस तरीके के विकास को आप कैसे देखते हैं? आप यहाँ के पूर्व सांसद भी रह चुके। बात यह है कि पुनर्वास बस्तियों में तो जितना भी पैसा लगे उतना ही कम है, जितने भी संसाधन लगे उतना ही कम है। पुनर्वास बस्तियां दिल्ली की कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पर वहां पर बुनियादी सुविधाओं की बहुत कमी है। बुनियादी सुविधाओं के लिए नगर निगम इन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दे, ये उचित है। और इस क्षेत्र से हमारे पार्षद राजकुमार ढिल्लों नौजवान हैं, उत्साही हैं, और वो इस पुनर्वास बस्ती की शक्ल बदलने के काम में लगे हुए हैं। पार्कों में फैंसी लाइट लगाना, हाई मास्ट लाइट लगाना, बेंच रखवाना, घास लगवाना और पार्कों की दशा को बेहतर बनाना, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि पुनर्वास बस्तियों में छोटे छोटे घर हैं, उन घरों में ना हवा आती है, गर्मियों का मौसम आ रहा है, लोगों को इस प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं की बहुत ज़रूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि राजकुमार ढिल्लों अपने इस कार्यकाल में निश्चित रूप से इस पुनर्वास बस्ती का आकार और शक्ल को बदलने में कामयाब होंगे। ढिल्लों जी, अगर बात करें जनता की सुविधाओं की, तो जनता जो है अपनी शिकायतें लेकर के आती है, उनको आप किस तरीके से पूरा करते हैं? आपने बात की थी अभी की एमसीडी के जो बर्थ सर्टिफिकेट है उनको भी बना के देते हैं आप, या पेंशन हो, पेंशन भी देते? देखिए, पेंशन तो हमने
सभी को, बुजुर्गों को घर घर जाकर के बांटी है। प्रत्येक पेंशन घर घर जाके बांटते हैं, लेकिन अब हमने उसमें और सुविधा कर दी है। अब सभी बुजुर्गों की पेंशन हमने बैंकों में कर दी है। अब उनको यहाँ भी नहीं आना पड़ेगा, बैंक से जाकर के केवल अपनी पेंशन लेकर के आनी है। और जो भी हमारे पास पेंशन बनवाने के लिए आते हैं उनको पेंशन भी बना करके देते हैं। और इनके जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जो भी लोग मेरे पास आते हैं मैं उनको घर बैठे बना करके ला करके देता हूँ। उनकी जेब से 5 पैसे भी नहीं लगते हैं। सारी सुविधा उनको घर बैठे देता हूं। और मैं इनके बीच में आज जोन चेयरमैन बनने के बाद भी जिस झुग्गी में अब से 27 साल पहले रह रहा था, आज भी उसी झुग्गी में रह करके और आज भी उस 18 साल पुराने स्कूटर पर रह करके इनकी पूरी ईमानदारी के साथ में अपने लोगों की सेवा कर रहा हूं। जिस कार्य के लिए भी ये मेरे पास आते हैं उस कार्य को पूरा ईमानदारी के साथ में करने का प्रयास करता हूं। और मैं ये प्रयास करता हूं कि मेरी वजह से इन लोगों का सर शर्म से ना झुके, मेरी वजह से इन लोगों का सर गर्व के साथ उठे कि जिस निगम पार्षद को हमने चुन करके भेजा वो आज पूरी ईमानदारी के साथ में रह करके, झुग्गी में रह करके ही हमारी सेवा कर रहा है। किसी प्रकार की हमारी दुख तकलीफ हमें नहीं होने दे रहा है। ये मेरा मकसद है। राजकुमार जी, एक आखिरी और अहम सवाल, और कितना विकास और बाकी है अब इस क्षेत्र में, क्योंकि आपके साथ बुजुर्ग सांसद जी भी हैं जो इस क्षेत्र से भली भांति परिचित हैं और जनता आपके साथ है, जनता का उत्साह हमने देखा। कितना विकास और बाकी है? जनता की कितनी शिकायतें हैं जो आप तक आई थी और वो पूरी करनी बाकी है? देखिए, जैसा कि आदरणीय ओम प्रकाश कोहली जी ने कहा है कि ये पुनर्वास बस्ती है, इसमें जितना पैसा आ जाए उतना ही कम है। इस मेरे वार्ड में 7 झुग्गी कैंप है और इस वार्ड में अधिकतर जो एमसीडी की समस्याएं थी वो तो लगभग हमने समाप्त कर दी हैं। अब समस्याएं जो हमें परेशान करती है वो है सीवर की समस्या जो दिल्ली सरकार की है, पानी की समस्या जो दिल्ली सरकार की है और बिजली की समस्या जो दिल्ली सरकार की। इन समस्याओं से हम परेशान रहते हैं, क्षेत्र की जनता भी परेशान रहती है। अब मेरा लक्ष्य जो मेरे वार्ड में 7 झुग्गी कैंप है, मेरा प्रयास है और वर्षों से मैं उसमें लगा हुआ हूँ और एक दिन कामयाब जरूर होऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे 7 झुग्गी कैंप जो हैं वो वहीं पर रीसेटलमेंट हो जाए, उनको वहीं पर डबल स्टोरी बन करके मिल जाए और उसमें मैं कहीं हद तक कामयाब भी हुआ हूँ। सभी झुग्गी कैंपों को हम उसी जगह उठा करके उनको एक मल्टी स्टोरी बना करके दे रहे हैं। 40 गज जगह में, उसमें 2 रूम सेट और उसमें लैट्रिन बाथरूम सारी चीज़ रहेगी। तो मैं चाहता हूं कि मेरा वार्ड झुग्गी मुक्त हो जाए और जो झुग्गी वासी वहां पर रह रहे हैं उनको उसी जगह फ्लैट मिल जाए और वो भी एक दिन गर्व के साथ अपना सर उठा करके चल सकें। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हमने करने हैं। सफाई की दृष्टि से यह वार्ड बहुत अच्छा पहले से हो गया है। हमारे टिप्पर यहाँ पर प्रॉपर घूम करके पूरा कूड़ा यहाँ से उठाते हैं और जो भी समस्याएं हैं, जो कुछ चंद समस्याएं बची हैं, क्योंकि मैं लगभग 30 वर्षों से उन्हीं के बीच में रह रहा हूँ, प्रत्येक समस्या का मुझे पता है। इन सबको मुझे समस्याएं बतानी नहीं पड़ती, उन समस्याओं को चुन चुन करके मैं खुद ही दूर कर रहा हूँ। मेरे पास तो नगरवासी जब आते हैं, जब उस समस्या का निराकरण हो चुका होता है, मैं उन्हें कहता हूँ कि ये समस्या 10 दिन में, 15 दिन में ये हल हो जाएगी। तो मैं स्वयं ही प्रत्येक समस्याओं को इनके बीच में से चुन चुन करके बाहर कर रहा हूँ। तो ये थे राजकुमार ढिल्लों जी, जिनका कहना कि इस क्षेत्र में कमल खिलेगा और हर क्षेत्र का विकास होगा। जितने भी उनके क्षेत्र में वार्ड आते हैं, हर वार्ड का विकास होगा। कैमरामैन राजू के साथ मैं मुनीश शहरा, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। इधर यूपी के सुल्तानपुर इलाके में कुछ दबंगों ने मकान के विवाद को लेकर अपने दल बल के साथ एक अधिवक्ता के घर पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने अधिवक्ता और उनके बेटों की जमकर पिटाई कर दी। अफरा तफरी में घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल अधिवक्ता के बेटे को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन पीड़ित का कहना है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।